नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। पेपर 6 का एक टॉपिक और हम करने जा रहे हैं। यूपी पीसीएस मेंस में पेपर 6 जो मेन एग्जाम है उसमें पेपर 6 में एक टॉपिक है उद्योगों के संबंध में। उत्तर प्रदेश के उद्योग, जब आप किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो केवल उद्योगों के बारे में ही यहां नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसकी समस्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके समाधान के जो प्रयास हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और सरकार उसके लिए कौन से कदम उठा रही है, सरकार ने उद्योग नीति में क्या परिवर्तन किए हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने लिख दिया टॉपिक में केवल उद्योग, तो उद्योग के साथ साथ में आपको उद्योग की समस्याएं, समाधान, उद्योग की जो सरकारी नीति होती है जिसे औद्योगिक नीति कहते हैं, तो उद्योग इसी के अकॉर्डिंग चलता है, परिवर्तन होते हैं। तो औद्योगिक नीति, ये इतने मुद्दे तो हमको कम से कम डिस्कस ही करने हैं। प्रश्न जो आएंगे वो इन्हीं पर आएंगे, इसी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उद्योगों की अवस्थिति को आप देखिए, उद्योगों के प्रकार को देखिए। कहीं पर भी जब आप आंसर लिखिए तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं वो किस तरीके के हैं। तो भूमिका लिखने में एक दो लाइन जो आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर इसको लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योगों का यहां पर भरपूर मात्रा में विकास हुआ है। चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, वनस्पति तेल से संबंधित उद्योग है, और ये सब कैसे उद्योग हैं? कृषि आधारित उद्योग। गन्ना चाहिए चीनी बनाने के लिए, सूती वस्त्र के लिए आपको कपास चाहिए, तेल के लिए आपको सरसों चाहिए, रेपसीड चाहिए। साथ साथ में इन उद्योगों के साथ, जैसे आपने दिखा दिया कि चीनी एक प्रमुख उद्योग है यहां, दूसरा आपने दिखा दिया कि यहां पर कपड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग काफी अच्छा फला फूला, आपने तेल से संबंधित उद्योगों को दिखा दिया। तो ये एग्रीकल्चर से तो जुड़े ही हैं, लेकिन कुछ उद्योग और आपको मिलेंगे जो एग्रीकल्चर पर आधारित होंगे। आगे उनकी प्रवृत्ति और बढ़ती हुई आप देखेंगे चली जाएगी, है ना। तो उनको भी यहीं से कनेक्ट करना है। जो उप उत्पाद होते हैं, मान लीजिए किसी ने डेयरी उद्योग लगाया, अब वहां पर वो क्या कर रहा है? दूध से पनीर बना रहा है। तो पशुपालन और कृषि पर आधारित ये उद्योग होगा, क्योंकि कृषि और पशुपालन को हम एक साथ लेके चलते हैं, है ना। किसी ने और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या किया, उसको और अच्छे से पता चला कि उसने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पैकिंग करके बेचने लगा। तो है तो दूध ही, लेकिन वो 4 दिन तक 5 दिन तक दही के रूप में आपको मिल रहा है। तो जो फूड प्रोसेसिंग होती है तो उसमें एनरिचमेंट हो जाता है। तो यहां तक सोचिएगा इसको। इसके अलावा कागज उद्योग हमारे यहां है, सीमेंट उद्योग भी है, लकड़ी उद्योग है कि नहीं है। और जब खेती होती है, जिन खेती से इनका आपको रॉ मटेरियल मिलता है, तो खेती से संबंधित भी तो बहुत सारे उपकरणों की जरूरत पड़ती है, यंत्रों की जरूरत पड़ती है। तो इनसे संबंधित उद्योगों का भी विकास हो जाएगा। खेती करने के लिए आपको हल की जरूरत पड़ेगी, माल ढोने के लिए ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी। कुछ खनिज भी हमारे यहां मिलते हैं, उन उद्योगों पर भी आप ध्यान दीजिए। कांच उद्योग भी हमारे यहां है, रबर प्लास्टिक उद्योग भी हमारे यहां है। लखनऊ से लगा हुआ बाराबंकी का एरिया काफी अच्छा जाना जाता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो एरिया है, वहां का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर आप देखिए वहां पॉलीफाइबर का कारखाना आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक सामान का दिल्ली के आसपास के एरियाज में, इन सबका आप जिक्र कर दीजिए। साथ में मशीनरी की भी जरूरत पड़ती है तो मशीनरी उद्योग भी हो जाएगा। तो हर तरीके के गारमेंट तो है ही है, केमिकल है ही है, लकड़ी है ही है, मशीनरी है ही है, जो यंत्र तंत्र और जरूरत
पड़ती है जिनकी, वो भी है, कागज है, सीमेंट है। तो ये प्रमुख उद्योग हो गए जिनका इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। पुराने समय से अगर अब तक आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना मौजूद उद्योग है वो वस्त्र उद्योग और दूसरा चीनी उद्योग। आप पूरे उद्योग में इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो 1/3 के लगभग श्रमिक आपको इसी में मिल जाएंगे। शुरुआत में राज्य की चीनी मिलें चलती थी, बाद में प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ गए, बजाज की हैं, पार्ले की हैं, और भी कई ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं इस क्षेत्र में। सोमैया करके एक ग्रुप है, वो भी काम करता है। तो इन लोगों ने इसको चलाना शुरू किया, मिलों को। लेकिन एक चीज तो है कि रोजगार तो उत्पन्न होगा ही, लोग तो काम करेंगे ही। नहीं सरकार कर रही है तो प्राइवेट लोग कर रहे हैं। सरकार का दायित्व होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, और ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे अच्छा साधन होता है मध्यम और लघु स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो मध्यम और लघु इन उद्योगों पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। आप सुझाव देंगे तो इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। आप किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट की स्कीम की बात करेंगे, किसी भी तरीके का प्रयास आप दिखाएंगे, तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि सरकार की हमेशा जो प्रोत्साहन नीति रही है वो इन्हीं उद्योगों। अब इन उद्योगों का भी अपना एक दायरा है, एक क्षेत्र है। जैसे हस्तशिल्प है, इसमें कसीदाकारी है, ये छोटे छोटे उद्योग हैं। कालीन बनाना है, पीतल के बर्तन बनाना है, जहां पर पीतल की वस्तुएं बनाना है, जहां पर बहुत ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है। जूते चप्पल बनाने के कारखाने हैं, घरों में चला करते हैं। चमड़े के सामान बनाने के कारखाने, खेलों के सामान बनाने के कारखाने। बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं है, यहां पे हुनर की जरूरत है। और जब ये अच्छी मात्रा में होने लगता है तो इसका निर्यात भी प्रदेश से होगा, तो लोगों की आय तो बढ़ेगी ही, साथ साथ में प्रदेश की भी तो आय बढ़ेगी। प्रदेश की जीडीपी में ये लोग योगदान देंगे। वाराणसी को आप रेशम के लिए जानते हैं तो पूरा विश्व जानता है। मुरादाबाद को पीतल की नगरी के तौर पर जानते हैं पूरा विश्व। लखनऊ की चिकनकारी कौन नहीं जानता, है कि नहीं है? फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां कौन नहीं जानता। सहारनपुर जाएंगे तो लकड़ी पे नक्काशी का काम होता है। तो ये कुछ फैक्ट आपको प्रारंभिक परीक्षा से पता है, उन फैक्ट्स को आप यहां पर लिखिए। ये एक भूमिका आप अपने दिमाग में रखिए। अब बात आती है कि जब उद्योग होते हैं तो उद्योगों के लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो समस्या हो जाएगी। ये इंफ्रा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे भले बड़े पैमाने पर बड़ी मशीनें नहीं लगाना है, लेकिन इतना तो है ही कि इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही। इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही। एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कुछ ज्यादा हो रहा है, यहां से एक्सपोर्ट करके बाहर भेजना है, तो एक्सपोर्ट करने की सुविधा तो चाहिए ही। तो शुरुआत में सबसे बेसिक नीड यही थी, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे यहां पे थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे, यहां पे लिखने का इतना स्कोप नहीं रहेगा कि आप थर्मल पावर स्टेशन के बारे में लिखें, लेकिन इतना जिक्र कर दीजिए कि हमारे यहां थर्मल पावर स्टेशन भी है, हमारे यहां पे हाइड्रो भी है ना, हमारे यहां पे ओबरा परियोजना भी है, ओबरा रियन पनबिजली संयंत्र है। तो इनका जिक्र करते हुए आप आगे निकल जाएंगे। बात आती है इसकी एक्सपोर्ट की, तो हमारे यहां पे एयरपोर्ट से, ट्रेन से, बाय रोड, हर तरीके से ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। ट्रांसफर आप कर सकते हैं। आपके यूज से ज्यादा हुआ, आपका लोकल उतना कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, तो आप एक्सपोर्ट करिए। और कई बार तो एक्सपोर्ट करने के लिए ही चीजें बनाई जाती हैं।
जितने भी अभी हमने नाम लिए, जितने भी प्रोडक्ट के, भाई लखनऊ का चिकन का कपड़ा जो है वो विदेशों में भी फेमस है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप चीजों को बस मेंशन करते चले जाएंगे। ये आपकी एक भूमिका है, इतना कहीं आपको लिखने को नहीं मिलेगा। भूमिका कहीं आपको 25-30 शब्दों में लिखनी होगी, लेकिन इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि वास्तव में होता क्या है। अब प्रश्न यहां से बनेगा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इतना बेसिक जितना हमने अभी किया है उससे 2-3 बातें तो आपको पता चल गई कि भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में तो आप जानते हैं कि 17% का योगदान करता है। यहीं पर 17% जनसंख्या भारत की रहती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। तो यहां पर मानव संसाधन की कमी नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से इस कारण से ये बहुत आगे निकल सकता है, बहुत ज्यादा आगे निकल सकता है, क्योंकि मानव संसाधन हमारे पास है। लेकिन क्षमताएं होना और क्षमताओं का उपयोग होना दोनों अलग बात है। समस्या यह है कि हमारे पास मानव संसाधन तो है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन कुशल मानव संसाधन नहीं है। कुशल मानव संसाधन नहीं है। अब इतनी बात आई तो यह कैसे कुशल बनेगा? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाए, कैसे इसको टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए, आईटीआई जैसे प्रोग्राम, पॉलिटेक्निक में जो और अच्छे से इनको किया जाए, डेवलप किया जाए। मेन है आईटीआई का डेवलपमेंट। तकनीक पे और ज्यादा ध्यान दिया जाए, कुशलता पे और ज्यादा ध्यान दिया जाए, प्रबंधन पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो मानव का विकास कुशल श्रमिक के तौर पर, कुशल संसाधन के तौर पर किया जा सकता है। तो इतनी क्षमता के बावजूद भी हमारे यहां जितना होना चाहिए उस लिहाज से योगदान नहीं हो पाता है इस क्षेत्र का। दूसरी चीज यह है कि जो औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण विषम है हमारे यहां। और विषम क्या है? यह वितरण इसका विषम है। यूपी का मैप आप बनाइए, यूपी के मैप में आप जाएंगे तो पश्चिमी हिस्सा जो है, पश्चिमी हिस्सा, वेस्ट वाले हिस्से में आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा दिखाई देगा। सब विषम औद्योगिकरण हमारे यहां है। यही पूरब में जाएंगे तो यहां पर औद्योगिकरण बहुत कम दिखाई देगा। दक्षिण हिस्से में जाएंगे कम दिखाई देगा। मध्य वाला बिल्कुल मध्य की तरह ही है, ना कम है ना ज्यादा है, बीच की स्थिति है। 20 जिलों में 80-85% राजस्व लगभग, मोटे तौर पर आप ऐसे लिखिए उसको, एग्जैक्ट आंकड़े क्योंकि ये बदलते रहते हैं, तो आप ऐसे लिखिए कि 20% जिलों में, 15-20 जिलों में 75% के आसपास 3/4 राजस्व वहीं से आ जाता है। विकास जो हुआ है उद्योगों का वो उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है, राजधानी क्षेत्र के आसपास। और आप पूरब में चले जाइए, बिहार के बॉर्डर के जिले देख लीजिए। हालांकि सरकार अब इस पे ध्यान दे रही है, और सरकार ध्यान देगी तो धीरे धीरे उसका लाभ भी मिलेगा। ध्यान देगी तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे ध्यान देने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा देना, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना, लाल फीताशाही को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को कम करना। जितना एथिक्स में आपने पढ़ा है सारे से रिलेट करिए। कोई अगर यहां पे निवेश करना चाहता है तो निवेश करने से पहले
गवर्नमेंट अगर उसको कह दे कि ठीक है, जो जोखिम है इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप परेशान मत होइए, और किसी भी तरीके की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको देंगे, तो सरकार के भरोसे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट कर देगा। तो परिस्थितियों में सुधार तो हुआ है, लेकिन पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट तौर पर विषमता आपस में क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पश्चिमी क्षेत्र आपको ज्यादा डेवलप नजर आएंगे, दिल्ली के आसपास के, जो एनसीआर के आसपास के क्षेत्र हैं, और जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे आपको घटती हुई औद्योगिकरण की प्रवृत्ति दिखाई देगी। इसी तरीके से अब ये महज एक आंकड़ा नहीं है या महज एक पैटर्न ही नहीं है। आप जब पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में आपको मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी, मेहनताना ज्यादा मिलेगा, तो यहां पर लोगों की आय ज्यादा होगी, जो श्रमिक होंगे, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, आय ज्यादा होगी तो मांग ज्यादा होगी, आय ज्यादा होगी तो जीवन स्तर भी इनका अपेक्षाकृत सही होगा, और मांग ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, और जब आपूर्ति ज्यादा होगी तो यहां पर निवेश भी ज्यादा हो जाएगा। इधर आप जाएंगे, जैसे जैसे पूरब बढ़ेंगे, ये पश्चिम की स्थिति है, वेस्ट यूपी की बात है। पूरब जाने पे अगर मजदूरी कम होगी, आय कम होगी, मांग कम होगा, तो अन्य गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दक्षिणी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे सस्ते श्रमिक आपको मिल जाएंगे। तो पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ के अन्य सभी क्षेत्रों में श्रमिक नियोजन भी आपको कम नजर आएगा, मजदूरी कम नजर आएगी। तो लोग कमाने कहां जाते हैं? कभी आपने सुना है कि वो कमाने बलिया जा रहे हैं, कमाने बस्ती जा रहे हैं? ऐसा नहीं। आसपास के लोग गांव के तो भले चले जाएं, नहीं तो लोग कहेंगे दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। तो हर एक प्रदेश में एक हब होता है। तो हमारे यहां का ये पश्चिम में है, और उसका कारण है एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास अवस्थित होना। सॉरी। चीनी के क्षेत्र में हमारा राज्य, भाई कृषि आधारित उद्योग है चीनी, और अच्छा गन्ना उत्पादन हम करते हैं, सेकंड पोजीशन हमारी रहती है। दूसरा राज्य है पूरे भारत में महाराष्ट्र के बाद में। लेकिन कई बार गन्ना किसानों को आप देखेंगे पेमेंट नहीं हो पाता। काफी कुछ सुधरा है, इस गवर्नमेंट ने सुधारा है। कभी आप देखेंगे गन्ना किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी लागत नहीं निकल पा रही है, कभी गन्ना सूख रहा है, मिल तक पहुंच नहीं पा रहा है, मिल में पटा पड़ा है गन्ना, खपत नहीं हो रही है, गन्ना सूख रहा है, वजन कम हो रहा है, मिल पहुंचते पहुंचते उसका वजन पता चला 10% कम हो गया, लाइन में लगी है गाड़ियां। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं। और उधर चीनी मिल भी घाटे में चल रही है, जितनी सरकारी वाली है, सहकारी तौर पर जो चल रही हैं। आप ही लोगों में से जब आप सेलेक्ट होंगे, पीसीएस बनेंगे, तो आप लोगों को वहां पर भी बिठा दिया जाता है, पद दे दिया जाता है, उसका अध्यक्ष कुछ सचिव वचिव बना के भेज दिया जाता है। अध्यक्ष नहीं, सचिव बना दिया जाएगा। वहां पे आप जाएंगे, चीनी मिल संभालेंगे, मिठाई की ढेर पे भी को बैठे रहेंगे, को मिठाई खाइएगा वहां पे, पैसे वाली नहीं, यही चीनी उनी खा लीजिएगा, उससे कमी कुछ नहीं होगी। इन चीजों को आप इंटररिलेट करके देखिए। अगर कहीं पर विनिर्माण गतिविधियां होती हैं, रोजगार उत्पन्न होता है, तो वो कैसे पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, वहां की जनता को कैसे फिर इकोनॉमी को प्रभावित करता है, ये सारी चीजें समग्र तौर पर देखिए। यानी उत्पादक होना तो जरूरी है ही है, तभी आगे के डेवलपमेंट हो पाएंगे। तो जो क्षेत्र उत्पादक नहीं है, तो उत्पादक अगर नहीं है तो वहां रोजगार भी कम है, रोजगार कम है तो आय कम है, तो आगे भी संभावना नहीं बन पाती है, क्योंकि आय कम है तो वो मांग भी नहीं कर पाएंगे। तो परिवर्तन करने की यही जरूरत है कि जो ये असमानता है क्षेत्रगत असमानता दूर की जाए। जहां पर नहीं है रोजगार, वहां पर गवर्नमेंट प्रोत्साहित करे, निवेश लाने की कोशिश करे, सब्सिडी दे। दिल्ली के पास तो विकास हो ही गया है, वहां पर तो
कुछ कम हो जाएगा तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां नहीं, अगर वहां थोड़ा भी हो गया तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और निवेश तभी आकर्षित होता है जब इन क्षेत्रगत समस्याओं को दूर किया जाएगा। भाई कोई यहां निवेश क्यों करे? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और बहुत सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो। सबसे बड़ी चीज है सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो अगर ये नहीं पूरा हो रहा है तो कोई निवेश क्यों करेगा? आंसर में ये चीजें दिखनी चाहिए, इसी से मार्क्स मिलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखने से मार्क्स नहीं आते। तो अगर एफडीआई आकर्षित करना है आपको, किसी भी स्टेट को एफडीआई आकर्षित करना है, तो एफडीआई ऐसे नहीं आ जाएगा। कोई पैसा लगाएगा तो क्यों लगाएगा? लाभ के लिए लगाएगा। और पैसा डूब जाने का डर हो, किसी भी तरीके की और ऐसी स्थितियां हो कि वहां पर अगर हम गए तो कई फिल्मों में आपने देखा होगा लोकल लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं। कभी आपने देखा होगा जनजातीय क्षेत्रों में भी ऐसी स्थितियां आती हैं। तो एफडीआई ऐसे नहीं आएगा। एफडीआई आएगा जब सरकार प्रयास करेगी यहां पे जो आधारभूत संरचना है उसको सुदृढ़ करने की। तो सरकार ने ये सब प्रयास किए कि एक रोड मैप बनाया जाए और उसमें ये निर्धारित किया जाए कि कहां पर क्या विकास किया जा सकता है। तो अलग अलग आपने देखा होगा कि लखनऊ कानपुर, कानपुर प्रयागराज, वाराणसी के आसपास का, गोरखपुर के आसपास का, नोएडा के आसपास का पूरा एक क्लस्टर डेवलप करने का, अलग अलग क्षेत्र में, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक का, कहीं पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का, डेयरी का विकास किया गया, कहीं पे आईटी हब बनाया गया। तो आपने एक शब्द आजकल सुना होगा इंडस्ट्रियल पार्क। तो इंडस्ट्रियल पार्क गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना कैसे बन सकता है? जमीन चाहिए, गवर्नमेंट दिलाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करेगी, या एक रोड मैप बना के किसी कंपनी को देगी तो वो करेगी। लेकिन पहले तो जमीन चाहिए ना, और जमीन ऐसे तो मिल नहीं जाएगी। कोई कंपनी आएगी उसको कैसे, लैंड एक्विजिशन, बहुत सारी चीजें हैं। कोई बेसिक डेवलप कर लेगा, लेकिन अब बहुत छोटे छोटे स्तर पे तो ऐसा है नहीं कि कोई कहीं गया तो बिजली का प्लांट भी वहां तुरंत लगा लिया। हाँ है कंपनियां, रिलायंस जहां पहुंचेगी वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर छोटे लेवल पर कहीं पर एक पार्क की स्थापना करनी है, इंडस्ट्रियल पार्क वो है, तो उसके लिए तो कोई प्लांट लगाएगा नहीं। तो सप्लाई भी इलेक्ट्रिसिटी की गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये ऐसा यहां पर एक कह सकते हैं एनवायरमेंट देना जहां पर निवेश करने में किसी कोई दिक्कत ना हो। तो एफडीआई आएगी, आएगी ना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो एफडीआई आएगी, है कि नहीं है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही हम कह दें कि एक मीटिंग करें, भैया हमारे यहां निवेश करो, तो कोई निवेश करने वाला नहीं है। तो सरकार ने ये प्रयास किए। जब सरकारी प्रयास आपसे पूछे जाए, गवर्नमेंट एफर्ट्स जो पूछे जाए, तो आप लिखिए सरकार ने कई प्रयास किए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा सिस्टम है इसको सपोर्टिव बनाना, ये सपोर्टिव हो जाए। अगर कोई उद्योग धंधे लगाना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि बस ठीक है आप लगाना हो लगाइए, हमारा हिस्सा हमको दे दीजिएगा, बाकी आप खाइएगा। करप्शन ना हो इसमें। अगर ये करप्ट होगा तो बिजनेसमैन की तो बैंड यहीं बच जाएगी। वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा कि हम ऐसा कुछ यहां पे करें कि लोगों को रोजगार मिले। ये कहेंगे पहले मेरी तनख्वाह दे दो। स्वीकृति मिलने में टाइम बहुत लगता था, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए, टाइम कम लगे। प्रोजेक्ट कोई हो तो प्रोजेक्ट में टाइम जब बढ़ता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। लाल फीताशाही के कारण कई बार चीजें ऐसे पड़ी रह जाती हैं।
तो समय कम लगे, उद्योगों की स्थापना में समय कम लगे। जितने भी अवरोध हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अवरोधों को दूर किया जाए। तो सरकार ने इसको दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि ये अवरोध जो है ये ज्यादातर किससे मिलते हैं? जो ऑफिसर्स हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है भाई अधिकार इनके पास होते हैं, नामी है अधिकारी। और इसका सबसे बड़ा कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार, क्योंकि इनका हिस्सा पहले इनको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये एफर्ट है कि ये सारी चीजें, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा ही, उत्तर प्रदेश को हाईवे प्रदेश बनाने का क्या मकसद है? हमारा प्रदेश हाईवे प्रदेश बन गया। 13 में से 6 चल रहे हैं, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी उसके आसपास निवेश की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार भी खुद रोड भी नहीं बना रही है, वो भी कोई कंपनी बना रही है। बाद में टोल टैक्स आपसे वसूल करके उसका पूरा पैसा निकलेगा, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति के बिना तो नहीं हो पाएगा ना। मुख्यमंत्री बदलते हैं तो प्रदेश का चेहरा बदल जाता है। मध्य प्रदेश पहले इथोपिया कहा जाता था। शिवराज सिंह चौहान आए, जो पिछली बार गवर्नमेंट बनी, तो इन्होंने काफी कुछ कायाकल्प किया। बिहार लालू के समय में जब लोग कहते थे कि रोड बनवानी है, तो लालू कहते थे कि रोड बनवा के क्या करोगे? रोड पे क्या होता है? तो गाड़ियां चलती हैं। ये गाड़ियां किसकी हैं? बड़े बड़े लोगों की। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। कैसे चलना है? पैदल। पैदल के लिए रोड क्या करोगे? पैदल के लिए रोड क्या करोगे भाई? तुम पैदल चलना है तो रोड तुम्हारी यहां बन जाएगी, उस पर चलेंगे बाबू लोग। तो सब लोग कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, तू सही बात कहते हो, तो दो मुझे वोट, क्योंकि हम रोड बनने नहीं देंगे, इसलिए वोट मिलता था। तो सरकार कायाकल्प कर सकती है, सरकार एफडीआई ला सकती है, सरकार इंटरनेशनल लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ढांचा खड़ा कर सकती है ना। जितनी भी चीजें, जितने भी आप कह सकते हैं नकारात्मक तत्व हैं इस क्षेत्र में, अनुपयोगी चीजें हैं, रुकावटें हैं, उनको हटा दिया जाए। बहुत बार आप देखते हैं कोई काम आप करने चलते हैं तो उसमें इतना उसका प्रोसेस कठिन होता है कि आप सोचते हैं कि छोड़ो यार, इसको हम नहीं करेंगे। हालांकि वो काम बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो इतने प्रोसेस से गुजर के होना होता है कि आप सोचते हैं छोड़ो। बाहर जैसे कोई चीज सरकारी आपको मिलनी है तो उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, आप उसके हकदार हैं, तब हम आफ्टर मार्केट बाहर से ले लेंगे, गवर्नमेंट का वो लाभ नहीं उठाएंगे। कई चीजें ऐसी होती हैं, पैसे आप खर्च कर देते हैं। तो बहुत सारी अनुपयोगी चीजें होती हैं, इन अनुपयोगी चीजों को हटाने की जरूरत है। ये रुकावटें होती हैं, ये बाधाएं होती हैं। तो गवर्नमेंट ने ये एफर्ट्स किए हैं और इसी के तहत गवर्नमेंट ने निवेश को आकर्षित करने के लिए भी प्रयास किए। एफडीआई कैसे आए? तो सबसे बेसिक बात यह है कि पिछड़ा कोई क्षेत्र है, वहां पर अगर कोई नई इकाई लगा रहा है तो बड़ी हिम्मत दिखा रहा है, वो ऐसे जगह पे निवेश करने जा रहा है जहां पर अभी उसको कुछ पता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, जो न्यू आप कोई यूनिट लगाएंगे, और खास करके ये कहां पर होगी, जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं, पिछड़े एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, तो बैकवर्ड एरियाज में अगर आप लगा रहे हो तो वहां पर हम 20% आपको सब्सिडी दे रहे हैं। यहां पे जो निवेश होगा उसमें 20% की सब्सिडी हम आपको दे रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। थोड़े से जो कम पिछड़े हैं वहां पर भाई ये ज्यादा पिछड़े हैं, बिल्कुल ऐसे एरिया जहां पर अभी बिजली पानी से किसी की भेंट नहीं हुई है, और थोड़ा सा जो कम पिछड़े हैं वहां पर इन्होंने कहा कि 15%, क्योंकि यहां पे चैलेंजेस कम है। जो और कम है, न्यूनतम पिछड़े हैं, है तो पिछड़े लेकिन न्यूनतम पिछड़े हैं, वहां पर इन्होंने कहा कि 10% हम दे देंगे आपको सब्सिडी।
टैक्सेस में छूट दे दिया गया, टैक्स में छूट दे दी गई। 5 साल तक कहा गया, 5 वर्षों तक कि हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे, जो लग्जरी कर है उस पर हम छूट दे रहे हैं। कोई भी जब यूनिट लगती है तो उसमें मशीनरी की जरूरत पड़ती है, कि नहीं पड़ती है भाई? बिना मशीनों के उत्पादन कैसा होगा? निर्माण सामग्री की जरूरत पड़ती है, तो मशीनरी हो, निर्माण सामग्री हो, इन सारी चीजों पर भी छूट देने की बात की गई। है कि नहीं है? बस 1 मिनट, इसका चार्जर मुझे लाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा रुकिएगा। एक्चुअली ये लैपटॉप ऑन रखना होता है, तो इसका चार्जर लगाना भूल गए थे हम लोग, तो इसका चार्जर लगाना जरूरी, नहीं तो ये चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। तो इस पर छूट दे दी गई, मशीनरी पर है, निर्माण सामग्री पर है, छूट दे दी गई। तो कोई भी जो निवेश करता होगा वो कहेगा ठीक है, अब हमारे अनुकूल कार्य हो रहा है। कोई निवेश करता आएगा तो उसको रुकने की व्यवस्था भी, तो जो स्टार होटल होते हैं, 3 स्टार 5 स्टार, इन होटलों की एक तो स्थापना हो, इनका जब एस्टेब्लिशमेंट होगा तो एक तो इनमें छूट इनको दी जाए, इनको भूमि दी जाए, बड़े बड़े होटल बने। निवेशक कोई आएगा, बॉम्बे से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, तो वो कहां रुकेगा? तो एक तो होटल हो गए, ये भी एक व्यवसाय है और निवेश ये आकर्षित करेंगे, ये अलग एक इसका फायदा है, तो इस पर भी छूट दी गई। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत अगर पड़ेगी तो बहुत सारी इकाइयां थी जो बंद पड़ी हैं, सही से नहीं रन हो रही हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो इसको चलाओ, पारेषण वितरण सही करो, क्योंकि बिजली की जरूरत तो पड़ेगी। और शुरुआती दिनों में जो छोटी इकाइयां हैं, कमजोर इकाइयां हैं, बंद पड़ी हैं, उनको आपको चलाना है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट उसमें कराना है, तो थोड़ा सा उसमें छूट दिया गया, बिजली की सब्सिडी भी माफ कर दी गई, मतलब बिजली सब्सिडी दे दीजिए, उसका भी टैक्स है, उसके शुल्क भी माफ कर दिए गए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, हर तरीके से एफडीआई को आकर्षित करने का प्रयास किया। और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इन्वेस्टर समिट तो हो ही रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसका तो जिक्र आप कहीं भी करेंगे। हर तरीके की हेल्प, कोई एनआरआई है तो यहां पर आए तो वो ये ना सोचे कि हमको बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी ले ले। वो कोई शेयर लेना चाहता है, कुछ इक्विटी है उसकी, कुछ भागीदार होना चाहता है, तो उसकी सुविधा उसको मिले कि हाँ ठीक है, हम इसमें शेयरिंग करके पैसा लगा के ये काम करना चाहते हैं। बाकी बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट जब हाँ कर देती है तो हाँ हो जाता है। जैसे आप किसी से मिले, कहीं पे गए और वहां पे कोई एक जिम्मेदार आदमी आपको दिखा और आपने उससे बात की, किसी के परिवार में ही आप गए हैं, कुछ भी बात है किसी भी संबंध में, तो उसने बड़े जिम्मेदार आदमी ने कह दिया कि चलो कोई दिक्कत, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बस आपके दिल में एक तसल्ली आ जाती है, आप सोचते हैं कि हाँ बस ठीक है, अब हो गया हमारा काम। तो ऐसे गवर्नमेंट का होता है। ऐसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग, समाज का कोई व्यक्ति जब ऐसे बोल देता है तो आप यकीन कर लेते हैं। दोस्तों के बीच में भी कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो ऐसे अगर बोल दे तो आप यकीन कर लेते हैं। जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो सरकार को इस पे पॉलिसी बनानी पड़ती है, जिसको आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसमें समय समय पर परिवर्तन भी होते हैं। उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका नाम है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, है ना। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट आए और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सृजन। भाई अंतिम
उद्देश्य क्या है? लोगों को लाभ पहुंचाना, लोगों को रोजगार देना। रोजगार अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनकी आय कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सपना देखा कि हमको प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। $1 ट्रिलियन। तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ऐसे तो ये बन नहीं पाएगी, बड़ा लक्ष्य है। तो 2022 में इसी के लिए इन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई नीति प्रस्तुत की। उद्देश्य बेसिकली यही था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आए। सबसे बेसिक इसका उद्देश्य यही था कि इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इसमें एक शब्द भी है कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोजगार की नीति। निवेश और रोजगार, ये दो शब्द इसमें है। एक निवेश की बात हो रही है और दूसरा रोजगार की बात हो रही है, यही नाम इसका है। तो कैसे इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो। तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जब लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, एक प्रतिस्पर्धी माहौल विकसित होगा। औद्योगिक दृष्टि से गुणवत्ता सुधरेगी, क्वालिटी, जब प्रतिस्पर्धा होती है तो सुधर जाती है और चीजें सस्ती हो जाती हैं। मोनोपोली नहीं होती है कि एक ही लोग उत्पादक हैं, दूसरा कोई नहीं है मार्केट में, तो एक छत्र राज नहीं होता है, कंपटीशन होता है। पहले आप चीजें देखिए, जब नई नई आती है तो महंगी होती, बाद में सस्ती हो जाती। तो इस निवेश नीति के माध्यम से, इस रोजगार और निवेश नीति के माध्यम से घरेलू स्तर पे और बाहरी दोनों स्तर पे, ऐसा नहीं है कि केवल बाहर के निवेशक चाहिए या केवल डोमेस्टिक चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों लोगों को यहां पर अवसर दिया गया, घरेलू भी हो, बाहरी हो, विदेशी हो, उनको दोनों लोगों को आमंत्रित किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई, ग्लोबल नाम उसका रखा गया था इसीलिए। अच्छे अच्छे पैकेज दिए गए, उन लोगों को पेशकश की गई उनके सामने कि ये सुविधाएं हम देंगे, टाइम नहीं लगेगा, हर तरीके का सपोर्ट रहेगा, केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका लाभ हम आपको देंगे। तो लोगों ने कहा कि हम किस पे निवेश कहां करें, तो उन्होंने कहा हमारे यहां 4 क्षेत्र हैं, मेगा, सुपर मेगा, एक तो पूरा सबसे बड़ा बिग, बिल्कुल बड़ा सा क्षेत्र है, फिर इन्होंने कहा एक मेगा है, फिर सुपर मेगा है, और एक इन्होंने कहा अल्ट्रा मेगा है। ये चारों श्रेणी याद रखिएगा, हिंदी में ऐसे देवनागरी में लिख दीजिएगा। इन 4 श्रेणियों में इन्होंने कहा कि आप निवेश करिए, वर्गीकृत कर दिया निवेश को 4 श्रेणियों में, किसमें कितनी मात्रा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू के फैक्ट दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। सब्सिडी दी, पूंजीगत सब्सिडी दी, करों में जो छूट के प्रावधान थे, जोखिम के आधार पर जिन क्षेत्र में आप उद्योग लगा रहे हैं वहां पर कितनी जोखिम है, उस हिसाब से सब्सिडी का प्रावधान है ना। अगर कोई बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में निवेश कर रहा है तो वहां पर सुविधाएं सरकार को ज्यादा देनी पड़ेंगी, मध्यांचल में उससे कम, और पश्चिमांचल में जाएंगे तो धीरे धीरे इधर से इधर जाने पे सरकार की सुविधाएं कम होती चली जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में अगर आप पहुंच रहे हैं तो वहां पर तो पहले से ही इतना डेवलप है, तो गवर्नमेंट वहां पर आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए कुछ बहुत विशेष नहीं करेगी। लेकिन अगर आप पश्चिम में कर रहे हैं, मध्य में कर रहे हैं, दक्षिण में कर रहे हैं, तो वहां पर करेगी। तो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, दूसरा इन्वेस्ट यूपी। इन्वेस्ट यूपी ये चीज भी मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, इसके पहले जो इकोनॉमी की क्लास हुई थी। इन्वेस्ट यूपी इसका नोडल है, नोडल एजेंसी इसकी है। जो भी ये कार्यक्रम होंगे उनकी मंजूरी
उनका क्रियान्वयन, उनका वितरण कैसे हो पाए, वो वही करेगी। प्रभावी तौर पर कार्यान्वयन हो पाए, त्वरित गति से जो आवेदन आए या जो एफडीआई करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घरेलू है, डोमेस्टिक है, तो वो जो लोग यहां पैसा लगाना चाहते हैं उनको तेजी से किसी भी रुकावटों के बिना अपना रोजगार स्थापित करने, अपना उद्योग स्थापित करने को, रोजगार उपलब्ध कराने की सुविधा ये मिल जाए। ठीक है। और काफी कुछ इसमें अब देखा जा रहा है कि सरकारी तंत्र से अलग हटकर अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एक जैसे प्राइवेट कंपनियों का कल्चर होता है वैसा काम किया जाए, है ना, जहां पर बहुत ज्यादा रुकावटें ना हो, अड़चने ना हो, अधिकार जहां पर ज्यादा किनके पक्ष में हो, जो लोग पूंजी लगा रहे हैं, क्योंकि पूंजी प्रमुख है। साथ साथ में गवर्नमेंट का है कि इनोवेशन, तकनीकी विकास, है ना, जिसको आप कहते हैं विकास और नवाचार, इसको भी गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है। और ये पूरी औद्योगिक नीति में सबसे प्रमुख बात यह है कि इसका संतुलित होना बहुत जरूरी है। अगर ये संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो फिर से क्षेत्रगत असमानता आ जाएगी। दूसरा, इसका सस्टेनेबल होना जरूरी है, समावेशी होना जरूरी है, इंक्लूसिव, ये बैलेंस्ड। तो जब सुझाव देना हो तो यही याद दीजिए, शाश्वत, टिकाऊ जिसे कहते हैं, भविष्य की जरूरतों का भी ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि औद्योगिक विकास के नाम पर हमने क्या किया, सारा कुछ दे दिया कंपनियों को कि ले जाओ भैया डेवलप करो, कहीं पे जंगल था उसको कटवा दिया। तो ये भी ध्यान रखना है। तो कोई भी औद्योगिक नीति हो या आपको सुझाव देना हो, उसमें ये तत्व जरूर होने चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, लाभ सब तक पहुंचे। समावेशी का मतलब है कि सारे लोग उसका लाभ प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन आया और वही कमा के चला गया। तो जिस क्षेत्र में लग रही है उस क्षेत्र के लोगों को लाभ हो, प्रदेश के लोगों को लाभ हो, सरकार गर्व से कह सके कि ये हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है तो इससे हमारा राजस्व इतना बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार के ऊपर सारी लायबिलिटी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को प्रोत्साहित करने के चक्कर में अपने सारे अधिकार खो देते हैं। बहुत बार रिश्तों को बचाने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि ठीक है हम सब तरीके से राजी हैं, अगला बदतमीजी भी बदतमीजी कर रहा है और हम करें ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसको बहुत मानते हैं। तो ऐसे पता चले गवर्नमेंट मानने लगे कि हमको तो हर हाल में पूंजी चाहिए, बाहर से आ रही है, घर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, यही होनी चाहिए, यही लगना चाहिए। तो पता चला सारी चीजों पे समझौता कर लिया और उसने पूरा यहां पे सब नष्ट कर दिया। आगे की पीढ़ी का फिर क्या होगा। तो इंक्लूसिव भी हो, शाश्वत भी हो, संतुलित भी हो, मतलब समावेशी, शाश्वत और संतुलित, तीनों सा है ये। हिंदी में तीन सा आप कह सकते हैं इसको ध्यान रखिएगा। कहीं भी सुझाव देना हो, कोई भी नीति जो पर्यावरण से संबंधित हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित हो, पर्यावरण संरक्षण से, वहां पर भी आप इसको बताएंगे। और उद्योगों की है तब तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस टॉपिक में ये रहा। अब आप इसमें कोई भी आंसर, जैसे आप क्वेश्चन इसमें बनाइए, क्वेश्चन कई बन सकते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों, जो उत्तर प्रदेश के उद्योग हैं उन पर आप प्रकाश डालिए। सिंपल सा 125 शब्दों में पूछा जा सकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक समस्याएं क्या है, उनके समाधान 200 शब्द में पूछा जा सकता है। तीसरा एक प्रश्न यहां पर औद्योगिक नीति से संबंधित है, आंसर राइटिंग में आपसे हम ये करवा भी रहे हैं, ये बन सकता है। किसी एक उद्योग की समस्याएं भी आपसे पूछी जा सकती है, चीनी उद्योग या ऐसा कुछ अगर चर्चा में रहा है तो इसी आधार पर आप लिख लेंगे। भाई चीनी गन्ने से बनती है, गन्ना किसानों की समस्याएं आप अगर करंट में चर्चा में है तो उसको लिखिए। उचित मूल्य ना मिल पाना,
समय से अगर उनके गन्ने की पेराई नहीं होती है, खरीद नहीं होती है, तो वो गन्ना सूखता है, भार कम हो जाता है। और आप खेती किसानी में जाएंगे तो हमारे यहाँ के गन्ने कई बार कम रसदार, कम मोटे होते हैं, तो वो खेती किसानी में आगे उसका इनपुट आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर उद्योग के तौर पर यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो पूछा जाएगा तो वो कृषि अनरेस्ट में, एग्रीकल्चर अनरेस्ट जो होती है, कृषि अशांति होती है, कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तो वो एग्रीकल्चर का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन पे आप इन 3-4 प्रश्नों के जवाब आप लिख सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली क्लास में और फिर अगले किसी टॉपिक पर आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।